हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे आज हम आए हैं न्यू सेशन लेके ऑन DFCCIL प्रीवियस ईयर सीरीज दैट इज पार्ट 2। तो लेट्स बिगिन अ सेशन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। और मैं फिर से बोलूँगा, आप नोट्स मेकिंग बनाते रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जा रहा है, वो पूरी डिटेल्ड वे में पूरे डिटेल्ड वे में किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द एरिया। शियर स्ट्रेस तो हमारा टेंजेंशियल टू द एरिया होता है। टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है हमारा? एक तरह से इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है हमारा। कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और टेंसाइल स्ट्रेस भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है। लेकिन जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होता है हमारा, जो इनटू द एरिया होता है। क्या होता है हमारा? इनटू द एरिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, sorry, according to the assumptions of Terjagi's one dimensional consolidation theory, which of the following statements is or are incorrect? सवाल हमारा होमोजीनियस है। सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका एजम्पशंस क्या क्या था। एजम्पशंस क्या क्या है हमारा? आपका जो फर्स्ट एजम्पशन है हमारा, ये क्या बोलता है? जो सॉइल हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है। द सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सॉइल क्या हमारा? होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। क्या हमारा? सॉइल हमारा होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। सेकंड क्या बोलता है हमारा? सॉइल आपका फुल्ली सैचुरेटेड है। तो आपका बी जो सॉइल 100% अनसैचुरेटेड, वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सॉइल हमारा क्या है? इज फुल्ली सैचुरेटेड। सॉइल क्या हमारा? फुल्ली सैचुरेटेड है। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा? जो सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर है हमारा वॉइड्स में, वो इनकम्प्रेसिबल है। द सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर इन द वॉइड्स, solid particles and water in the voids are incompressible. The voids are incompressible. Are incompressible. Incompressible. क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, ये जो आपका तीनों एजम्पशंस है हमारा, ये तीन एजम्पशंस हमारा जनरली वी कैन से दैट दीज आर जनरली सैचुरेटेड। ठीक है ना? अब देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इसका। ये जो हमारा जंक्शंस है हमारा, दीज आर जनरली सेटिस्फाइड फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। लेकिन अगर सॉइल में एयर होगा तो वो क्या करेगा हमारा? कि आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। आर जनरली सेटिस्फाइड फॉर आर जनरली सेटिस्फाइड फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। but the presence of air but the presence of air affects the affects the results, affects the affects the accuracy। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हम पीछे लिखते हैं। फोर्थ क्या बोलता है आपका? कि आपका जो एक तरह से हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है हमारा, वो सॉइल का क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में कांस्टेंट होता नहीं है, क्योंकि आपका सॉइल हमारा डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट परमेबिलिटी होता है हमारा, ये मान के चलते हैं। तो आपका वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। हम ये मान के चलेंगे कि कांस्टेंट है, सो दैट ये हमारा जंक्शन है हमारा। ठीक है ना? तो वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ। तो हम फोर्थ पॉइंट क्या देख रहे हैं?
फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है हमारा, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो आपका कांस्टेंट माना गया है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी the coefficient of permeability of the soil has the same value at all points. Same value at all points. Has the same value at all points. And it remains constant, during the entire period of consolidation. And it remains constant during the entire period of consolidation. Entire period of consolidations. During the entire period of consolidation. फिफ्थ क्या बोलता है हमारा कि डार्सी लॉ यहाँ वैलिड है थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस. So we can say that Darcy's law is valid. Darcy's law is valid throughout the consolidation process. Valid throughout the consolidations process. Throughout the consolidation process. Throughout the consolidation process. Clear है ना? अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्चुअली में ये आपका जरूरी नहीं है कि हमारा फुल्ली सेटिस्फाइड होगा. वी कैन से दैट नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. व्हाई सो? नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है हमारा, वो आपका डिफरेंस डायरेक्शंस में डिफरेंस होता है हमारा, और डिपॉजिट्स हमारा के लॉन्ग वेरी करता है हमारा. So as the coefficient of permeability, coefficient of permeability क्या होता है हमारा? At different points in the deposit, the deposits permeability vary at different points in the deposit. ठीक है ना? जो K होता है हमारा, वो क्या करता है? वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स. क्या बोलेंगे हम लोग कि उसका जो वैल्यू होता है हमारा, वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे कंसोलिडेशन हमारा प्रोग्रेस करेगा. इट्स कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं उठता हमारा. its value decreases as the consolidation progresses. As the consolidation progresses due to an increase in its effective stress. Due to an increase in its effective stress. इवन ध्यान रखिएगा कि very low हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, ये डार्सी लॉ स्ट्रिक्टली हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, और वहां एरर हमारा एक्सेप्टेबल होता है. एट लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स आपका डार्सी लॉ इज not seriously not strictly applicable, but errors introduced here are small. जो acceptable होता है, क्या होता है? accept. कितना पॉइंट्स हो गए हमारे? फिफ्थ हो गए. सिक्स देखिए क्या बोलता है हमारा, देखिएगा ध्यान से. सिक्स क्या बोलता है? सिक्स बोलता है हमारा कि आपका कि जो सॉइल है हमारा लैटरली कन्फाइंड है. सॉइल इज लैटरली कन्फाइंड. सॉइल हमारा लैटरली कन्फाइंड है, और साथ साथ जो कंसोलिडेशन होता है हमारा, वो बस एक्सियल डायरेक्शन में होता है. कंसोलिडेशन कहाँ होता है हमारा? एक्सियल डायरेक्शन में होता है. जब कंसोलिडेशन हमारा एक्सियल डायरेक्शन में होगा हमारा, तो आपका टेक प्लेस इन एक्सियल डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सियल डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका dv x अपॉन dx हमारा 0 और dv
जेड अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0। एक्जेड मतलब हम वाई की बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ड्रेनेज ऑफ वाटर also occurs only in vertical direction, लेकिन ये भी हमारा एजम्पशंस हमारा रियल लाइफ में क्या हमारा डिफर करेगा, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो आपका एक तरह से हमारा जो एरर है हमारा लार्जर एरर इज हेयर, ठीक है ना। अब क्यों होता है हमारा इन द फील्ड, आपको पता है कॉन्सोलिडेशन हमारा 3D होगा, तीनों डायरेक्शन में पानी जाएगा हमारा, इज 3D। बट डिपोजिट्स जो होता है हमारा एक्चुअली एयर लार्जर होता है, लेकिन डिपोजिट जो होता है उसका क्रॉस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर थिकनेस हैव, but deposits have, we consider, but deposits have very large areas, compared to their thickness, compared to have large area compared to the thickness have nearly 1D। इसलिए लार्ज एरर होने के बावजूद भी हमारा क्या होता है हमारा, तो एरर क्या हमारा एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट, क्लियर है ना। अब आपका कितने पॉइंट्स हो गए, 6। 7 क्या बोलता है कि जो टाइम लैग होता है हमारा कंसोलिडेशन में, द टाइम लैग इन consolidation is due entirely to the entirely due to the कर दो, entirely due to the क्या होता है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन, या आप लोग बोल सकते हैं लो परमेबिलिटी इन सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, क्या होता है हमारा लो परमेबिलिटी ऑफ द, लेकिन जस्टिफाइड ये भी नहीं है। क्यों नहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है हमारा, नॉट जस्टिफाइड एज द सेकेंडरी कंसोलिडेशन, not justified as the secondary consolidation does not occur along with the primary consolidation, क्लियर है ना। लेकिन however for most inorganic soil, बहुत से इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए, फॉर एवर मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉइल्स व्हाट वी कैन से, आपका जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन से हमारा बहुत स्मॉल होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है हमारा बहुत स्मॉल होता है। जब आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपका स्मॉल होगा तो आपका एरर क्या होगा, हमारा ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, स्मॉल एंड हेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस much error, and hence does not introduce much error, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट बोलता है कि एक यूनिक रिलेशनशिप होता है हमारा वाइड रेशियो और अफेक्टिव स्ट्रेस के बीच। क्या होता है हमारा, एक यूनिक रिलेशनशिप होता है हमारा वाइड रेशियो और अफेक्टिव स्ट्रेस के बीच, बिटवीन द वाइड रेशियो एंड अफेक्टिव स्ट्रेस, एंड अफेक्टिव स्ट्रेस, और आपका उसका जो रिलेशनशिप होता है हमारा
relationship remains constant during the load increment, और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, remains constant during the load increment, during the load increment, and their relationship remains constant during the load increment. अब देखिएगा ध्यान से, आपका एक्चुअली में ये भी रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, किसके बीच रिलेशनशिप, एवी और एमवी के बीच। एवी क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और एमवी क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है हमारा। एवी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमारा। और ये क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हमारा। अब देखो ध्यान से, अब आपका जो आपका यहाँ एक्चुअली में देखो, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में लिनियर रिलेशनशिप होता नहीं है। एक्चुअली में यूनिक रिलेशनशिप जो हम लिखे हैं, एक्चुअली में लिनियर रिलेशनशिप होता नहीं है। लेकिन अगर हम लिनियर रिलेशनशिप नहीं मान के चल के एक्चुअल रिलेशनशिप लेकर चलेंगे तो आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत टीडियस हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, बहुत क्या हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा। उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, यूनिक रिलेशनशिप, दैट इज लिनियर रिलेशनशिप मान के चलते। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो। ये देख लिया। तो अकॉर्डिंग टू द जम्पशंस ऑफ तेरजागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सही है, 100% अनसैचुरेटेड गलत है, सॉइल लैटरली कन्फाइंड है, दैट इज का दोनों तरफ से क्या हमारा कन्फाइंड है हमारा, तो ये भी सही है। आंसर क्या होगा हमारा, डी। क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आर ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ गेज इन। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले समझिए कि गेज होता क्या है। गेज देखिए ध्यान से, ये जो इनर डिस्टेंस है ना, ये जो दिख रहा है आपका इनर डिस्टेंस और ये इनर डिस्टेंस, इसके तब इसके क्लियर डिस्टेंस इसको बोलेंगे, इसके बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग गेज। हमारा ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है, यहाँ ब्रॉड गेज लिखा हुआ है हमारा, कितना होता है 1.67, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह पूछता है। तो आपका ब्रॉड गेज हमारा 1.676 सही है हमारा। मीटर गेज में हमारा 1 मीटर होता है हमारा, इनर फेस के बीच क्या होता है, 1 मीटर होता है हमारा। तो आपका ये गलत है। और नैरो गेज के बीच हमारा 0.762 मीटर होता है, नैरो गेज के बीच 0.762 मीटर होता है। ठीक है, हमारा सही है। तो आपका आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है हमारा। आंसर क्या आ गया, बी। क्या आ गया आंसर, फोर्थ क्वेश्चन पहले आ गया। ये देखिए, ये बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल बेंडिंग का थ्योरी क्या क्या है, फिर हम क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आपका थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग क्या होता है, जिसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशंस। अब समझिएगा ध्यान से। तो पहला एजम्पशन क्या बोलता है हमारा, पहला एजम्पशन ही बोलता है हमारा कि जो सेक्शंस हमारा प्लेन था, sections which are plane, sections which are plane before bending,
बिफोर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर। अब आपका इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये आपका क्या क्रॉस सेक्शन है, ये क्या आपका, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अब आपका एक्चुअली हम एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइंस ले रहे हैं वाई वाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहे हैं एक्स एक्स। अब आपका जो बेंड करने पे ये क्या करेगा कि जो जेड जेड एक्सिस है उसके पैरेलल अबाउट ये बेंड करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, बेंड करना चाहेगा। जब बेंड करना चाहेगा जो तब क्रॉस सेक्शन जो बीम का हमारा, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन जो हमारा बीम का, ये आपका रोटेट करेगा किसके अबाउट, जेड जेड के अबाउट रोटेट करेगा, दैट इज अबाउट ए लाइन पैरेलल टू जेड। लेकिन आपका वो रिमेन्स प्लेन रहेगा ड्यूरिंग दिस डिफॉर्मेशन, वो रिमेन प्लेन रहेगा। दैट मीन्स अगर आपका जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये क्रॉस सेक्शन हमारा ये रोटेट करेगा ड्यूरिंग बेंडिंग बट रिमेन्स प्लेन आफ्टर, बट रिमेन्स प्लेन ड्यूरिंग दिस डिफॉर्मेशन। तो जो टॉप फाइबर होगा हमारा वो मान लीजिए इसमें टॉप फाइबर क्या हुआ, कंप्रेशन में गया, और आपका नीचे जो फाइबर हमारा वो कहाँ गया, हमारा टेंशन में गया, स्ट्रेस्ड हुआ। और इनके बीच एक कोई ना कोई एक फाइबर होगा जो नाइदर स्ट्रेच हो रहा है, नॉट नाइदर स्ट्रेस्ड हो रहा है, नॉर कंप्रेस्ड हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेक्शंस विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब अब आपका कहने का मतलब कि अगर आपका ये ऐसे अगर हम होता तो ये बोल रहा है कि ये आपका ऐसे नहीं, रिमेन्स प्लेन मतलब ये रिमेन्स प्लेन रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, ये आपका वार्प नहीं होगा, वार्प नहीं। क्लियर है ना, वार्प हमारा। अब जैसे हम देखिए एक, ये देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट dx ले रहे हैं। अब dx का एक्साग्रेटेड हम लोग फिगर देख रहे हैं, तो ये हमारा dx है, ठीक है ना। इसमें एन एन फाइबर पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो फाइबर एन एन है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हमारा जो एन एन हम आपको दिख रहा है ना, एन एन, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर आपका एन एन दिख रहा है हमारा, वो इसको ऐसे करो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, हम बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो है हमारा वो एन एन जो है हमारा वो इज नीदर स्ट्रेस्ड नॉर कंप्रेस्ड, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, और नॉर कंप्रेस्ड, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल लेयर, एंड इज नोन एज न्यूट्रल। तो आपका जो हम लोग इस, ये न्यूट्रल है हमारा, स्ट्रेच नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रेन डायग्राम है हमारा, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि आपका वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस फिगर डैट कि आपका स्ट्रेचिंग और शॉर्टनिंग जो होगा हमारा, वो आप किसी भी फाइबर का वो डिपेंड करता है उसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे। स्ट्रेचिंग और shortening of fibers is proportional to the distance from this layer to the distance from this neutral axis, neutral axis। क्लियर है ना। तो हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्ट्रेन्स होगा हमारा लेयर में, स्ट्रेन्स इन द लेयर्स वेरी लिनियरली, द लेयर वेरी लिनियरली, वेरी लिनियरली, क्लियर है ना, वेरी लिनियरली, एंड करने की जरूरत नहीं, वेरी लिनियर। अब देखिए ध्यान से, अब आपका सेकेंड जो होगा आपका वो क्या बोलता है, तब मैं इसको फिगर के साथ लिखूंगा। आप देखिए ये क्या बोलता है, जो प्लेन ऑफ लोडिंग होगा हमारा, द प्लेन ऑफ लोडिंग
must contain a principal axis of the beam cross section. अब इसका मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा है ये. एक्चुअली ये बोल रहा है द प्लेन ऑफ लोडिंग. अब ये जो आपका है हमारा, यही प्लेन ऑफ एंड कपल्स है या प्लेन ऑफ लोडिंग है. ये जो आपका है हमारा, यही हमारा क्या है, यही हमारा प्लेन ऑफ लोडिंग और प्लेन ऑफ क्या हमारा कपल्स है. ठीक है ना. अब आपका ध्यान रखिएगा इस बात का, देखिए ध्यान से. अब देखिए ध्यान से. यहाँ जो आपका प्लेन ऑफ लोडिंग है, इसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है. एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी है. और वाई एक्सिस के अबाउट ही हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. तो ध्यान रखिएगा कोर्स, हम आपका जो प्लेन ऑफ लोडिंग होता है हमारा, जो प्लेन ऑफ लोडिंग होता है हमारा, दैट मस्ट कंटेन, कैन से दैट plane of loading must contain an axis of symmetry, ठीक है ना. must contain an axis of symmetry, या हम लोग बोलेंगे plane of symmetry containing an axis of symmetry must also contain the load and reactive forces. लोड एंड रिएक्टिव मतलब समझिए, मैं और बस समझा रहा हूं क्या होता है. और इस बात का एक और ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो प्लेन ऑफ लोडिंग कंटेनिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो आपका जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होगा हमारा, दैट मस्ट बी ट्रांसवर्स to the longitudinal axis of the beam. बात का ध्यान रखिएगा, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए. और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो आपका बेंडिंग ट्रांसवर्स टू द प्लेन ऑफ द लोड हो जाता है ना, ट्रांसवर्स टू द प्लेन ऑफ द लोड. तो आपका नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा अजम्पशंस. और यहाँ जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारा, वो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में सेम होता है. थर्ड क्या बोलता है हमारा, कि आपका जो मटेरियल होगा हमारा, वो होमोजेनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा. मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक. और वो साथ साथ क्या करेगा हमारा, ओबे करेगा हुक्स लॉ एंड ओबे हुक्स लॉ. ठीक है ना. अब ध्यान रखिएगा कि आइसोट्रोपिक मटेरियल का जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है हमारा, आइसोट्रोपिक मटेरियल का, वो हर डायरेक्शंस में क्या होता है हमारा, सेम होता है. क्या होता है हमारा, सेम होता है. और होमोजेनियस मटेरियल्स का जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है हमारा, वो थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है हमारा, सेम होता है. थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है हमारा, सेम होता है. तो अगर हम बोलते हैं मटेरियल हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेसेज आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. That means we can say that stresses are within the elastic limit. और इसी कारण क्या होता है हमारा, कि आपका जो स्ट्रेन डायग्राम है हमारा, ये का फोर्थ हमारा क्या बोलता है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी of the materials the modulus of elasticity of the materials is the same in tension and compression.
अब आपका एक तरह से हम लोग जितने भी आपका जो अभी तक का जम्पसम्स है, सेकंड थर्ड फोर्थ जम्पसम्स, ये क्या बोलेगा हमारा कि आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है हमारा वो भी लिनियर होगा, वो भी क्या होगा हमारा लिनियर होगा। का वैल्यू क्या होगा, अच्छा ये स्ट्रेन डायग्राम अगर ले रहे हो, ये स्ट्रेन कंप्रेशन और ये स्ट्रेन टेंशन टैगिंग में, ये टी इंटू ई हो जाएगा और ये भी हमारा एप्सलॉन टी इंटू सॉरी एप्सलॉन सी इंटू ई, क्योंकि ई हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे, मतलब इसको करेंगे कांस्टेंट से तो भी हमारा क्या देगा, लीनियर वेरिएशन ही देगा हमारा। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस वेरिएशन, और ये क्या हमारा स्ट्रेन वेरिएशन, है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं हमारा कि जो आपका हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ हम देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा आप, फिफ्थ क्या बोलता है हमारा, फिफ्थ बोलता है जो बीम है हमारा इनिशियली स्ट्रेट है, बीम क्या हमारा इनिशियली स्ट्रेट है। अब जब आपका जो बीम है हमारा इनिशियली स्ट्रेट है तो आपका उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा हमारा सेम होगा, एंड हैज द सेम क्रॉस सेक्शन, एंड हैज द सेम क्रॉस सेक्शन, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपका जो इनिशियली स्ट्रेट और सेम क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो गया, प्रिज्मेटिक हो गया हमारा, प्रिज्मेटिक बीम हो गया। और ध्यान रखिएगा कि जो बीम हम एज्यूम करते हैं हमारा, दैट बीम वी कैन से दैट बीम हैज स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बीम हैज स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर ऐसा नहीं होगा स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सो अदरवाइज क्या होगा हमारा, बेंडिंग हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना, बेंडिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वुड आल्सो रिजल्ट, बेंडिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आपका इस प्लेन, है ना, हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन है। तो बेंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन वुड आल्सो रिजल्ट्स, वुड आल्सो, क्लियर है ना। चलिए कितने हो गए, फिफ्थ। सिक्स्थ क्या बोलता है कि आपका each layer of the material, each layer of the material is free to, each layer of the material is free to expand or contract, free to expand or contract, contract under stress, अंडर स्ट्रेस। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, का मेन मकसद है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वी कैन इंश्योर डैट कि जितने भी हम जब भी स्ट्रेस कर रहे हैं किसी भी लेयर पे तो वो आपका वहां इलास्टिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहा हो, कि assume that each layer of the material is free to expand or contract under stress. This is why, so because so that we can ensure that we are able to calculate the stress at any layer under, we can say that we are able to calculate the stress at any layer using the elastic properties, so layer should not be affected by the presence of, we can say that the layer should not be affected by the, layer should not be affected by the presence of, by the presence of adjoining layers, by the presence of adjoining layers, and free to deform, and are free to deform, and are free to deform, and are free to, क्लियर है ना। तो आपका ये सब क्या हमारा, ये सब आपका बेसिक्स एजम्पशंस है, बर्नौलीज इक्वेशन जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रेन वेरिएशन स्ट्रेस वेरिएशन हमने जो बताया अभी, लीनियर वेरिएशन। चलिए अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है,
ये क्या बोल रहा है हमारा कि जो बेंडिंग होगा हमारा, सेवेंथ क्या बोलता है, जो बेंडिंग होगा आपका वो आपका नॉर्मल वे में होना चाहिए। द बेंडिंग शुड टेक प्लेस इन नॉर्मल वे, शुड टेक प्लेस इन नॉर्मल वे, इन नॉर्मल वे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज नो ट्विस्टिंग और बकलिंग होना चाहिए, नो ट्विस्टिंग और बकलिंग होना चाहिए। तो वी कैन से दैट कि अ बीम ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ, a beam of very small width in comparison to the, in comparison to its depth, to its depth, वो बकल कर जाएगा साइडवेज से, में बकल साइडवेज, ठीक है ना, जैसा हमारा फिगर में दिख रहा है साइडवे में हमारा, ठीक है ना, साइडवे, साइडवेज, में बकल साइडवेज इन द कंप्रेशन साइड ऑफ द बीम, कंप्रेशन साइड ऑफ द बीम। और क्या हो जाएगा हमारा, वो ट्विस्ट कर जाएगा, एंड मे ट्विस्ट, एंड मे। तो हम इसलिए बोलते हैं कि आपका जो बीम होगा हमारे पास, उसके पास एम्पल विड्थ होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द डेप्थ। तो विद द बीम should have ample width, should have ample width in comparison to its depth, in comparison to its depth, in comparison to its depth। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहां देखिए, हम यहां आपको दिखा रहे हैं, ये बोल रहा है क्या कि आपका बेंडिंग ट्रांसवर्स प्लेन में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, देयर इज नो बेंडिंग इन ट्रांसवर्स, देयर इज नो बेंडिंग इन ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन में बेंडिंग नहीं होना चाहिए। और ऐसा बेंडिंग अगर होता है ट्रांसवर्स प्लेन में, तो ये कहां होता है, थिन बीम्स में। बेंडिंग ऑकर्स इन वाइड एंड थिन बीम्स, वाइड एंड थिन बीम्स, है ना, वाइड एंड। अब देखिए ध्यान, ये जो बता रहा हमारा, इधर भी हो रहा है हमारा और इधर भी, है ना। तो आपका बीम्स जो होता है हमारा, वो आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। मतलब कहने का कि आपका जो ऑफ लोडिंग है हमारा, तो आपका ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका देखिए ध्यान, ये आपका लेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, ABCD हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब आपका ये एक्सेप्टेबल है हमारा, लोड ऐसे लग रहा है हमारा, प्लेन ऑफ लोडिंग क्या हमारा अलोंग द वाई है, ठीक है ना। तो हमने बोला है कि ये आपका एक्सेप्टेबल है हमारा, लेकिन इसका ट्रांसवर्स प्लेन क्या हमारा ये है, इसमें बेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो हमने पूरा थ्योरी ऑफ बेंडिंग डन कर दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो अब क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions is or are the correct assumptions in the theory of simple bending? Load acts perpendicular to the beam axis, yes. Beam bends to circular arc, yes. Beam is initially straight of constant cross section, क्या बोल रहा है हमारा, beam is and cross section, ये क्या आएगा आपका, देखिए, तो क्या आएगा, ये भी सही है, आंसर ए भी।
देखिए ये सर्कुलर आर्क है ना, सर्कुलर थीटा यहाँ ले रहा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, ट्रांसवर्स टू प्लेन हो नहीं रहा है हमारा। A deformed beam loaded transversely to its axis, मतलब longitudinal axis transversely, मतलब ये आपका और लोडेड हो रहा है ट्रांसवर्सली, है ना, और डिफ्लेक्शन अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो रहा है हमारा। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो वाई में हमने बताया था थिन वेव्स में होता है वो नहीं। ये देखिए आपका, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेन है, ये क्या आपका टेंसाइल स्ट्रेन, ये आपका क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेन। एक्चुअली में हमारा कैसा होता है, ये होता है कर्व होता है हमारा, क्या होता है हमारा कर्व होता है। फिर से बना, ये आपका क्या होता है हमारा कर्व होता है हमारा, क्या होता है हमारा कर्व होता है हमारा, है ना। हम लोग मानते क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या मानते हैं स्ट्रेट लाइन, होता क्या हमारा कर्व। ये बुक है ना हमारा, मैं आपको कैसे बताऊं, मान लीजिए ये एक पेज है, तो ये बेंड कैसे करता है हमारा, ये बेंड ऐसे करता है हमारा, ये ऐसे कर्व होता है हमारा, है ना, ये ऐसे हमारा बेंड कर रहा है ऊपर से, न्यूट्रल एक्सिस है, जब ये बेंड करेगा तो ये भी ऐसे होगा हमारा, मतलब ये मान लीजिए पीछे जा रहा है ना, ये ऐसे हमारा हो रहा है, ये बेंड ना हम लोग क्या मानते हैं इसको स्ट्रेट, हम क्या मान रहे हैं स्ट्रेट मान रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये टेंसाइल है तो क्या मान रहे हैं इधर से ऐसे कंप्रेस, क्या मान रहे हैं हम लोग कंप्रेशन मान रहे हैं। चलिए ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, बेंड कैसा है न्यूट्रल एक्सिस का, यहाँ डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हमारा डिफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्रॉस सेक्शन पे, आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा कि एक्चुअली बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है, तो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो दे नहीं रहा हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, प्रोजेक्ट इंजीनियर थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ, प्रोजेक्ट इंजीनियर कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ रेड सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट, क्या दिया हुआ है मॉइस्ट यूनिट वेट दिया हुआ है ऑफ ए सॉइल 18.5, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वॉइड रेशियो। सीधे फॉर्मूला लगाइए, गामा टी इज इक्वल टू जी एस प्लस ई एस और गामा डब्ल्यू 1 + ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, दोनों को यूज कीजिए, इससे आपका जो ई आएगा हमारा वो 0.84। मैं आपको बता रहा हूं सेकंड मेथड से, ये क्या बोलता है, हमने एक लिया सॉइल सैंपल फेस डायग्राम से, ये आपका सॉलिड है, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है ना। ये आपका डब्ल्यू एस हमने माना, वाटर कंटेंट 20% दिया हुआ है, तो ये 0.20 डब्ल्यू एस आ जाएगा हमारा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। टोटल कितना आ गया 1.20 डब्ल्यू एस। मुझे E इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी एस, मुझे मतलब क्या दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है वी बी और वी एस। तो आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो 1.00 s अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन गामा टी हम लिख सकते हैं, जो गामा टी हमारा क्या 18.5 है। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, जी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस गामा डब्ल्यू होता है, तो वी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन जी एस गामा डब्ल्यू, दैट मीन्स आपका गामा डब्ल्यू इंटू 2.85। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1.00 डब्ल्यू एस अपॉन 18.5
माइनस डब्ल्यू एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू 2.85, इसको हमने यहाँ रख दिया 1.20 डब्ल्यू एस अपॉन 18.5 माइनस डब्ल्यू एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू 2.85 अपॉन डब्ल्यू एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू 2.85। डब्ल्यू एस हमारा अननोन है, वो ऊपर नीचे हमारा कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये भी हमारा आएगा 0.847 आता है, मतलब 0.8। आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया आंसर हमारा? आंसर आ गया हमारा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है हमारा? ये बोल रहा है कि is an engineered material that contains cement, polymers and glass fibers. It is mainly used in concrete products including ornamental structures, fountains, domes. तो ये हमारा हर समय ग्लास फाइबर होता है। ग्लास फाइबर रिनफोर्स्ड कंक्रीट, फाइबर ग्लास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है हमारा। ग्लास फाइबर रिनफोर्स्ड कंक्रीट जो होता है हमारा सॉरी, सबसे पहले रसा ने यूज किया, कहाँ हुआ? रशिया में। इसमें क्या होता है हमारा? सीमेंट यूज करते हैं, या सीमेंट प्लस सैंड और प्लस ग्लास फाइबर्स, पॉलीमर्स भी यूज करते हैं, है ना। तो जो ग्लास फाइबर्स होता है हमारा आर अवेलेबल, ग्लास फाइबर जो होता है हमारा आर अवेलेबल द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? रोविंग्स के फॉर्म में, चॉप्ड के फॉर्म में, फूल के फॉर्म में, उवेन फैब्रिक्स के फॉर्म में, आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रोविंग्स, चॉप्ड, स्ट्रैंड, मैट्स। साथ साथ आपका उवेन फैब्रिक्स, फूल भी होता है हमारा, है ना। तो ग्लास फाइबर्स को ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, ग्लास फाइबर्स को जैसे ही ऐड करेंगे, तो ग्लास फाइबर्स के ऐड करने से, ध्यान रखिएगा, ग्लास फाइबर्स के ऐड करने से जो आपका वॉल्यूम होता है हमारा, ग्लास फाइबर्स क्या करता है? वॉल्यूम को 10% इंक्रीज कर देता है। वॉल्यूम क्या करता है? 10% इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हमारा, क्या होता है हमारा? कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है हमारा? टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा? बढ़ जाता है। कितने टाइम से? 2 टाइम्स से। और जो इम्पैक्ट, जब टेंसाइल रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इम्पैक्ट रेसिस्टेंस भी क्या होगा हमारा? वो भी बढ़ जाता है, लगभग 10 टाइम्स से। कितने से? 10 टाइम्स से। अब एक आता है हमारा पॉलीप्रोपलीन। क्या हमारा? पॉलीप्रोपलीन। पॉलीप्रोपलीन क्या हमारा? पॉलीप्रोपलीन। एक्चुअली पॉलीप्रोपलीन जो है हमारा, ये फाइबर्स हमारा रिड्यूस करता है प्लास्टिक श्रिंक को, रिड्यूस करता है श्रिंकेज में। वन ऑफ द टाइप हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। क्यों? ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपका जो पॉलीप्रोपिलीन फाइबर कंक्रीट है हमारा, ये क्या होता है हमारा? बेसिकली ये होल्ड करके रखता है, क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है कंक्रीट को। होल्ड द कंक्रीट मिक्स टुगेदर। अब जिससे क्या होता है हमारा कि स्लो हो जाता है सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्लो द सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। and thus reduces the state of bleeding, and thus reduces the rate of bleeding, reduces the rate of bleeding, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका जो स्लो रेट ऑफ, आपका मेनली क्या होता है हमारा? क्या होता है? स्लो रेट ऑफ ब्लीडिंग होता है हमारा। स्लो रेट ऑफ ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ? कंक्रीट को एक साथ पकड़ के रखा पॉलीप्रोपिलीन, उससे सेटलमेंट रेट रिड्यूस हो जाता है।
रेट ऑफ ब्लीडिंग रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रेट ऑफ ड्राइंग है हमारा वो घट जाएगा। अब जब रेट ऑफ ड्राइंग घटेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, प्लास्टिक श्रिंकेज कब होता है, ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ कंक्रीट होता है हमारा। तो आपका क्या होगा हमारा, लेस प्लास्टिक श्रिंकेज होगा। क्या होगा हमारा, लेस प्लास्टिक श्रिंकेज होगा हमारा। और आपका हार्डन कंक्रीट में आपका पॉलीप्रोपिलीन हमारा फाइबर कभी कभी क्रैक्स अरेस्टर्स का भी काम करता है। In hardened concrete it acts as cracks arresters, cracks arrestor। अब आता है नेचुरल फाइबर, क्या आता है हमारा, नेचुरल फाइबर रिनफोर्स कंक्रीट, नेचुरल फाइबर रिनफोर्स्ड कंक्रीट। अब ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल फाइबर रिनफोर्स्ड कंक्रीट है हमारा, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फाइबर्स का हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा होता है, हाई मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होता है हमारा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारा बढ़ जाता है। तो एडिंग दिस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, increases the strength of concrete, adding this increases the strength of concrete। क्लियर है ना। फाइबर्स हमारा दो तरह का होता है एक्चुअली, फाइबर्स हमारा दो तरह का होता है, नेचुरल फाइबर्स और आपका क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमारा क्या क्या हो गया, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, यही सब हो गया हमारा। क्लियर है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका आंसर क्या है हमारा, ग्लास फाइबर रेनफोर्स। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रेशर अप्लाइड लैटरल अर्थ प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर रेफर्स मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्चुअली हम बात करते हैं, अर्थ प्रेशर तीन तरह का होता है बेसिकली। सिंपल अर्थ प्रेशर तो हायर लेवल का, कॉलम्स अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्चुअली अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में क्या होता है, वाल इल्स नहीं करता, नो मूवमेंट। क्लियर है ना। तो आपका एक तरह से हमारा क्या होगा, आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ वाल है, क्या हमारा मूवमेंट ऑफ वाल है। अब आपका ये जो है हमारा, जब मूवमेंट ऑफ वाल इधर जाएगा हमारा, तो वेज क्या होगा हमारा, जो सॉइल वेज है हमारा वो नीचे आना चाहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉइल वेज। अब इसको रोकने के लिए यहां रेसिस्टिंग फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ। रेसिस्टिंग फोर्स जब ऊपर की तरफ काम करेगा तो आपका रेसिस्टिंग फोर्स, ऑब्वियसली से बात है हमारा कि जो रेसिस्टिंग फोर्स काम करेगा हमारा वो क्या क्यों काम करेगा, ड्यू टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ of the soil developed in upward directions, developed in upward direction along the failure plane, upward direction along the failure plane, along the failure plane। अब रेसिस्टिंग फोर्स क्या करेगा कि आपको आपका अर्थ प्रेशर को घटा देगा। रेसिस्टिंग फोर्स अर्थ प्रेशर को क्या कर रहा था, घटा रहा था। अब आपका वही अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होगा हमारा, तो आपका वाल मूव ही नहीं कर रहा है, वाल आपका क्या हो रहा है हमारा, वाल आपका नो वाल मूवमेंट, वाल आपका मूव नहीं कर रहा है। जब वाल मूव ही नहीं करेगा हमारा, ना तो अवे जाएगा ना टुवार्ड जाएगा, तो आपका रेसिस्टिंग फोर्स हमारा क्या कर रहा है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो रहा है हमारा, घटा दे रहा है। और रेसिस्टिंग फोर्स क्या करेगा हमारा, जो ये रेसिस्टिंग फोर्स है हमारा, जो यहाँ रेसिस्टिंग फोर्स है हमारा, ये क्या कर रहा है, कॉज अ डिक्रीज, कॉज अ डिक्रीज इन द अर्थ प्रेशर ऑफ द वॉल, अर्थ प्रेशर ऑफ वॉल।
और ये जो अर्थ प्रेशर में डिक्रीज आएगा हमारा, वो कंटिन्यू करते जाएगा जब तक कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपका मोबिलाइज ना हो जाए। ये जो आपका डिक्रीजिंग द अर्थ प्रेशर ऑफ वॉल है हमारा, रेसिस्टिंग फोर्स के कारण जो अर्थ प्रेशर के वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, ये देखा भी जाए तो सेल्फ वेट हमारा नीचे काम करेगा, रेसिस्टिंग फोर्स का कंपोनेंट हमारा ऊपर काम करेगा, तो उसके नेट स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो ये कब तक करेगा, जब तक कि आपका नेट मोबिलाइज, दैट मींस जो आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस है हमारा, जो मैक्सिमम रेसिस्टिंग फोर्स हमारा, वो मोबिलाइज ना हो जाए। और जैसे ही वो मैक्सिमम रेसिस्टिंग फोर्स मोबिलाइज हो गया, तो उसके बियॉन्ड अर्थ प्रेशर हमारा आपका उसके बियॉन्ड कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, और एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारा रीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारा रीच हो जाएगा, और सॉइल हमारा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अटेंड कर लेगा। क्या कर लेगा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अटेंड कर लेगा। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेसिस्टिंग फोर्स ऊपर जाएगा, बढ़ते जाएगा, जब तक बढ़ेगा जब तक कि आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस फोर्स आपका मोबिलाइज ना हो जाए। जैसे ही आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस फोर्स मोबिलाइज हो गया, आपका क्या होगा, सॉइल प्लास्टिक स्टेट में सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल जाएगा हमारा, और सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। है ना। अब यही देखिए, यहां हम देख रहे हैं घट गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि पैसिव कंडीशंस, क्या देख रहे हैं हम लोग, पैसिव कंडीशन। पैसिव कंडीशन, तो आपका ये जो है हमारा, वो ये मूवमेंट ऑफ वेज है, और ये आपका रेसिस्टिंग फोर्स है। ये आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट वाल का टुवार्ड्स द सॉइल हो रहा है। जब ये ऐसे मूव करेगा हमारा, तो वेज ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन रेसिस्टिंग फोर्स उसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रखने के लिए नीचे एक्ट करेगा। जब रेसिस्टिंग फोर्स नीचे एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका क्या होगा, आपका लैटरल अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेट भी नीचे काम कर रहा है हमारा। because the resistance builds because the resistance builds up in the direction of the, yeah, in the direction towards the wall। और ये प्रेशर हमारा मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगा जब तक कि आपका फुल शेयरिंग रेसिस्टेंस या फुल रेसिस्टिंग फोर्स मोबिलाइज ना हो जाए, फुल शेयरिंग रेसिस्टेंस और फुल रेसिस्टेंस फोर्स मोबिलाइज ना हो जाए। मैं लिख ही देता हूं, द प्रेशर रीचेज अ maximum value when the full shearing resistance when the full shearing resistance has been mobilized। ठीक है ना। और उसके बाद अगर वाल का मूवमेंट करते हैं फर्दर, ठीक है, फर्दर further any movement any movement of the wall does not increase the pressure, does not increase the pressure, and the passive state is reached, and the passive state is, और आपका सॉइल हमारा क्या होगा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले, एंड द सॉइल हैज अटेंड प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, soil has attained plastic equilibrium, क्लियर है ना। तो आप अब क्या देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ एक बनेगा हमारा, आपका वो कैसा होगा, हमारा अर्थ प्रेशर का वैल्यू होगा हमारा, एक तरह से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रेशर अप्लाइड,
lateral earth pressure is classified into various ways. Of the following types of lateral earth pressure refers to the minimum pressure exerted. इसलिए हमारा जो ग्राफ बनता है, हमारा ग्राफ जो बनता है हमारा, ये हम लिखते हैं आपका एक तरह से, तो बोलेंगे नो मूवमेंट। क्या बोलेंगे? नो मूवमेंट। और आपका ये जो है हमारा, ये पैसिव है, और ये आपका क्या है? एक्टिव है। और ये आपका क्या है? एट एट रेस्ट। तो ए बी और मूवमेंट हमारा प्लस, ये हमारा क्या है? आपका मूवमेंट टुवार्ड्स फिल, मूवमेंट टुवार्ड्स, और आपका ये जो है मूवमेंट अवे फ्रॉम फिल, मूवमेंट अवे, क्लियर है ना? मूवमेंट अवे फिल, ध्यान रखिए इस बात का। अब आपका ये रेस्ट है, ये एक्टिव है, पैसिव है, ये बीसी। हम देख रहे हैं मैक्सिमम पैसिव पे है, मिनिमम एक्टिव पे, और इंटरमीडिएट हमारा रेस्ट। तो इसका आंसर मिनिमम जो हमारा है वो क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। ये बोल रहा है हमारा, इन द पाइल फाउंडेशंस विच टाइप ऑफ पाइल एक्ट्स एज कॉलम्स एंड ट्रांसमिट द लोड थ्रू अ वीक सॉइल। एक्चुअली पाइल्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया करते हैं, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशंस, यूज्ड मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड। तो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड्स, हमारा एंड बियरिंग पाइल्स जो होता है वो कॉलम्स की तरह ऐड करता है हमारा। और ये क्या करता है हमारा कि आपका लोड को ट्रांसमिट करता है हमारा थ्रू ए वीक स्ट्रेटा, थ्रू ए वीक स्ट्रेटा। क्या करता है? थ्रू ए वीक स्ट्रेटा, ठीक है ना? आप वीक स्ट्रेटा से फर्म स्ट्रेटा में जाना है, और वीक फर्म स्ट्रेटा क्या है हमारा? वीक स्ट्रेटा से नीचे हमारा, तो वहाँ एंड बियरिंग पाइल्स यूज। आपका एंड बियरिंग पाइल्स को हम लोग पॉइंट बियरिंग पाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट बियरिंग पाइल्स भी बोलते हैं। कॉम्पैक्शन पाइल्स की बात की जाए तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज होता है, ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज। कॉम्पैक्शन पाइल्स बेसिस ऑफ यूज, कॉम्पैक्शन पाइल्स में क्या होता है हमारा कि आपका कॉम्पैक्शन पाइल्स में हमारा ड्राइव करते हैं हम लोग पाइल्स को ग्रैनुलर सॉइल्स में, से रिलेटिव डेंसिटी बढ़ जाता है। ग्रैनुलर सॉइल्स में हम लोग ड्राइव करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है हमारा? बढ़ जाता है। जब रिलेटिव डेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, क्योंकि वहां डेंसिफिकेशन होता है हमारा ड्यू टू वाइब्रेशंस। ड्यू टू वाइब्रेशंस क्या होता है हमारा? डेंसिफिकेशन होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। क्लियर है ना? अब आता है नेक्स्ट फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल्स और एंड बेयरिंग पाइल्स दोनों हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड। और आपका फ्रिक्शन पाइल्स को हम लोग फ्लोटिंग पाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पाइल्स। क्यों फ्लोटिंग पाइल्स बोलते हैं? कि फ्रिक्शन पाइल्स कभी भी आपका हार्ड स्ट्रेटम में यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डू नॉट रीच द हार्ड स्ट्रेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका ट्रांसफर जो करता है लोड हमारा, वो स्किन फ्रिक्शन से करता है। ट्रांसफर द लोड थ्रू स्किन फ्रिक्शन, ट्रांसफर द लोड थ्रू स्किन फ्रिक्शन से करता है हमारा, स्किन फ्रिक्शन से करता है हमारा। जो आपका स्किन फ्रिक्शन हम लिख देते हैं बिटवीन द एम्बेडेड सरफेस ऑफ द पाइल, एम्बेडेड सरफेस ऑफ द पाइल एंड द सराउंडिंग सॉइल। तो ध्यान रखिएगा, एक इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चन, क्या फ्रिक्शन पाइल में फ्रिक्शन ही हमारा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है? नहीं, फ्रिक्शन पाइल नाम है हमारा, एक तरह से एक तरह से हम क्या बोलेंगे, एक फिक्सियस चीज है। फ्रिक्शन पाइल्स में लोड ट्रांसफर फ्रिक्शन से नहीं होता, हमारा एडिशन से होता है, ध्यान रखिएगा। तो होता है हमारा लोड ट्रांसफर एडिशन से होता है, लोड ट्रांसफर बाय एडिशन, नॉट बाय फ्रिक्शन। तो स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है हमारा? एडिसिव फोर्स होता है। दो डिफरेंट हमारा कंपोनेंट्स के बीच, दो डिफरेंट लेयर के बीच हमारा फोर्स है, एडिसिव फोर्स बोलेंगे, लोड ट्रांसफर बाय एडिशन, है ना? नेक्स्ट क्या हमारा? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ द reinforced cement structuring which optimum use of inherent strength of both steel and concrete?
हमारा क्या है, अल्टीमेट लोड डिजाइन स्ट्रेंथ होता है हमारा। अल्टीमेट लोड डिजाइन स्ट्रेंथ में हम लोग जो अपने मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। देखिए पर कैपिटा डिमांड हमारा जो स्मॉल क्यू होता है हमारा क्या बोलते हैं, एवरेज एनुअल डिमांड हम बोलेंगे ऑफ पर पर्सन। टोटल एनुअल एवरेज डिमांड को हम लोग 365 और डिजाइन पॉपुलेशन या से डिवाइड करते हैं हम लोग डिजाइन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड से निकालते हैं। तो पर कैपिटा डिमांड जो होता है इट्स द एनुअल एवरेज डिमांड टेकिंग ऑल द फैक्टर्स। तो आपका जो पर कैपिटा डिमांड होता है किस पे इस पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा डिमांड डिपेंड करता है हमारा साइज एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी, साइज एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड करता है हमारा। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग जो पर कैपिटा डिमांड में डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज, थ्रेफ्ट्स, पब्लिक यूज सब हम लोग कंसीडर कर ले रहते हैं। साइज एंड टाइप ऑफ कर लिए रहते हैं, साइज एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा डिमांड होगा हमारा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिटेट्स ऑफ पीपल। जितना सिविलाइज्ड लोग होंगे पानी उतना ज़्यादा खपत होगी। आप बोलोगे कैसे, कि अगर आप अनसिविलाइज्ड हैं तो 10 दिन नहीं भी नहाएंगे तो काम। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है हमारा, हॉटर एरियाज में ज़्यादा पानी की खपत होती है एज कम्पेयर टू कोल्डर एरियाज। लेकिन अगर एक्सट्रीमली वो कोल्ड कंट्रीज है तो वहाँ क्या करते हैं लोग, अपने टैप का खोल के रखते हैं एंड दे रिमेन्स अनअटेंडेड। क्यों, क्योंकि पानी अगर अंदर अंदर फ्रीज हो जाएगा तो ज्वाइंट्स को ओपन कर देगा, लीकेज हो जाएगा और पानी का वेस्टेज हो जाएगा। तो आपका एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज में पर कैपिटा डिमांड बढ़ भी सकता है। फोर्थ हमारा क्या बोलता है, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अच्छा पानी होगा, वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अगर आपका पानी का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, स्वीट है हमारा, तो आप सब सरफेस सोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप जो आपका सप्लाई वाटर है उस पर ही आप डिपेंडेंस आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको आपका 10th स्टोरी पे बिल्डिंग है हमारा, आपका 10th स्टोरी पे घर है हमारा, तो अगर आपको नीचे आके पानी बार बार डेली ले जाना पड़ता है शाम में या सुबह, तो आप पानी खपत कम करेंगे। लेकिन पानी अगर आपका ऊपर पहुंच जा रहा है ना, प्रेशर है ऊपर पहुंच, तो आपका खपत ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज। अब आपका ये दो तरह का डेवलप होता है हमारा। क्या क्या होता है हमारा, ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। क्या हमारा ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या हमारा, फुल फ्लशिंग सिस्टम, है ना। एट्थ क्या बोलता है हमारा, ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम में आपका पानी खपत कम होगा, फुल फ्लशिंग सिस्टम में पानी खपत कम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कम रिक्वायरमेंट भी है पानी की फ्लश करने की तो उसका जो अमाउंट है वाटर उसमें डिटरमाइंड है हमारा, जो टैंक में उतना पूरा फ्लश होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई हमारा क्या है, दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस और आपका इंटरमिटेंट। कॉन्टिन्यूअस में आपका पानी की खपत क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंटरमिटेंट में भी कम होगा। लेकिन कभी कभी इंटरमिटेंट में ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 टैंकर है, 10 स्टोरेज टैंक है हमारा, आपका 7 यूज हो गया, 3 नहीं यूज हुआ। शाम में पानी आने वाला, आप क्या कीजिएगा, उस 3 के वाटर को टैंक को आप थ्रो आप फेंक देंगे। आप सोचेंगे कि हम फ्रेश वाटर लें, है ना। या 3 बजे पानी, उसमें पानी का वाटर का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। कभी कभी 3 पानी के टाइम के आने के आधा घंटा पहले ही लोग टोटी खोल देते हैं, सोचते हैं क्या कि वो क्या करेंगे कि आवाज़ सुनाई देगी पानी गिरने की, स्टार्ट वो मतलब दे विल स्टार्ट फिलिंग द टैंक। तो ऐसा होता है, ये समटाइम्स दे फॉरगेट टू डू सो। फोन आ जाता है, फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, उसमें क्या होता है हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है,
दैट मीन्स दैट थिंग्स रिमेन्स अनअटेंडेड। तो वहाँ क्या होता है हमारा, वहाँ भी हमारा ये क्या होता है हमारा, वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है और पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाता है। नाइन्थ हमारा क्या है, हमारा आपका कॉस्ट ऑफ मीटर, कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर हमारा रीच और एफ्लुएंट क्लास पीपल पे हमारा क्या होता है, हमारा वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी ऑफ मीटरिंग। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग भी हमारा जो हम लोग बोलेंगे दो तरह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, दैट इज मीटर रीडिंग, दैट इज मीटर रीडिंग। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड मंथली कंसोलिडेटेड रेट। यहाँ हमारा क्या होगा, हमारा जब महीना फिक्स्ड रहेगा, कितना भी यूज करो तो आपका पर कैपिटा डिमांड घटेगा, लेकिन वाटर कंज्यूम पे पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन आपका रीच एंड एफ्लुएंट क्लास पीपल पे कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट 11th क्या बोलता है हमारा, एज ऑफ कम्युनिटी। अगर कोई ओल्ड और स्टेबल कम्युनिटी है तो वहां आपका पर कैपिटा डिमांड आपका क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन कोई न्यू डेवलपिंग कम्युनिटी है, कंस्ट्रक्शन उस कम्युनिटी में ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर कैपिटा डिमांड घट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है लॉन स्प्रिंकलिंग। अगर आप स्प्रिंकलिंग, अगर आप क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे लॉन्स में वाटर स्प्रिंकल करने में, तो आपका लॉन स्प्रिंग कारण भी पर कैपिटा डिमांड। So basically these are the factors on which per capita demand depends. Now it comes to the question, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड। क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारा अफेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है हमारा, क्योंकि आपका पेपर पल्प में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है हमारा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा हमारा। इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, ए बी सी। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा ए बी, है ना, क्या आएगा आंसर हमारा, ए बी सी। थैंक यू। तो देखिए हम लोग इस तरह से बेसिकली हम लोग ने सेकंड पार्ट किया आज डीएफसीसी आइल का। आई होप आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आप उस क्वेश्चंस को कर लेंगे, बिकॉज आई हैव डिक्टेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स। ओके, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिवली। किसी को भी डाउट्स आता है, यू कैन ज्वाइन आवर, you can join our telegram, that is doubt top dedicated platform, wisdom doubts for IRMS gate and so join our doubt dedicated platform on telegram. Thank you.